हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी का है। साथियों, ये वीडियो आपको आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। आईएनसी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू जो सिलेबस आई है उसके अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे। साथियों, इस जो यूनिट है, इस यूनिट में का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन। फिर हमारा आता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, फिर आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट और आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। साथियों, इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जब आप इम्यूनिटी नामक शब्द सुनते हैं, इम्यूनिटी शब्द सुनते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में क्या आती है? इम्यूनिटी क्या होती है? साथियों देखो, जैसे किसी देश की सुरक्षा के लिए हमें बॉर्डर पे क्या करता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि देखो, भारत और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ लगाया गया है। क्या लगाया गया? भारत और नेपाल के बॉर्डर पे भी बीएसएफ लगाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये तरह तरह के फोर्स जो हैं हमारे बॉर्डर पे लगाई गई हैं हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए, मतलब इंटरनल पार्ट में सुरक्षा के लिए, ताकि जो बाहरी जो इन्वेजिव है वो हमारे देश पे आक्रमण ना कर सके। इसी प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में चारों तरफ बहुत विभिन्न प्रकार के हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन कहने का तात्पर्य क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, और हमारी बॉडी पे अटैक करने के बाद क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो डिजीज़ को कॉज करने से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है। हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे पहले इम्यूनिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। साथियों, डेफिनेशन क्या है इम्यूनिटी का? पहला डेफिनेशन, अपन 3-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला डेफिनेशन है कि एक एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी का प्रोटेक्ट करने का। किसके लिए प्रोटेक्ट करने का? ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का हमारा बॉडी का एबिलिटी होता है। जो हमारा सेकंड डेफिनेशन है, क्या होता है? ये एक रेसिस्टेंस पावर होता है होस्ट का, किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट डेफिनेशन है, द टर्म immunity is defined as resistance exhibited by the host against foreign antigen including the microorganisms। मतलब कोई भी फॉरेन एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे साथियों? उसको हम कहेंगे इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि इम्यूनिटी काम क्या करती है। इम्यूनिटी क्या करती है? प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए? प्रिवेंशन इन्फेक्शियस डिजीज। हमारे को इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमारे कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे साथियों। तो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब क्या होता है कि जो बाय बर्थ से आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इन्नेट। और एक्वायर्ड का मतलब होता है बर्थ के बाद आपने इस पृथ्वी पे आके अक्वायर किया है, उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है साथियों। अब अक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से बात आते हैं आपको हम बताते चले। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल बैरियर, फैगोसाइट्स बैरियर, ब्लड प्रोटीन बैरियर और साइटोकाइंस बैरियर। ठीक है साथियों। वहीं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं, एक तो पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है साथियों। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं, नेचुरली अक्वायर्ड और आर्टिफिशियली अक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप होते हैं, नेचुरली अक्वायर्ड और आर्टिफिशियली अक्वायर्ड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, लेकिन आपके जब पेपर आएंगे यूनिवर्सिटी का पेपर साथियों, उसमें आप इस फ्लो चार्ट को, इस टेबल को आप बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको ये ना एनसीईआरटी की बुक में भी देखने को मिला होगा। ठीक है साथियों। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि हमारे बर्थ से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला आता है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो 3 टाइप के जो इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म है, 3 टाइप पे बेस होते हैं साथियों। पहला जो हमारा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है साथियों? जो हमारा पहला डिफेंस सिस्टम है, पहला डिफेंस सिस्टम मतलब हमारे बॉडी, ये हो गया। तो बॉडी को हमारा ये इंटरनल ऑर्गन हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये हमारा जो पहला जो आवरण हो गया, पहला जो हमारा पार्ट हो गया, वो क्या होता है? उसमें क्या क्या आते हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या आती है साथियों? स्किन आती है और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या आता है? क्वेश्चन पूछ जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस का कौन सा पार्ट है? तो उसमें आएगा आपका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है साथियों। ये क्या होता है, मतलब ये फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल एंड केमिकल बैरियर का, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फॉरेन एजेंट से और पेनिट्रेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ बॉडी। देखो, हमारा जो स्किन है साथियों, वो क्या करेगा? हमारा पेनिट्रेशन, जो हमारा बॉडी में अगर कोई चाहे कि अंदर घुसे तो सबसे पहले उसको स्किन से लड़ना होगा। तो स्किन क्या हो जाता है? फिजिकल बैरियर। और हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, या सलाइवा हो गया, लार हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं साथियों? वो हमारे क्या होते हैं? केमिकल बैरियर के अंतर्गत में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? केमिकल बैरियर के अंतर्गत में आते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कैरोटीन मेक्स हार्ड स्किन प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए कैरेटीन प्रोटीन नामक एक मतलब केमिकल होती हैं या रसायन होती हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एंट्री को हार्ड कर देती हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रिवेंशन नहीं होती है। और डेड सेल जो रिप्लेस कर दिया जाता है बाई स्किन का जो एक डेड सेल होता है वो दूसरे सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। वहीं बात आती है म्यूकस मेम्ब्रेन का। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन होती हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती हैं, इसके चारों तरफ इसके लाइनिंग एक बनाती हैं जो कि बहुत एसिडिक मीडियम से भी प्रिवेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिवेंट करती हैं। तो ये क्या आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई कि कहाँ कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है। अगला आता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या क्या साथी होता है, सलाइवा आता है, स्वेट आती है, टीयर आती हैं, ईयर वैक्स आती हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल बैरियर्स का काम करती हैं। अब हमारे जो सेकंड लाइन डिफेंस है, सेकंड हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या आता है साथियों, स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, उसके बाद केमिकल में आ जाती हैं सलाइवा, टीयर, उसके बाद म्यूकस, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं केमिकल बैरियर में। फिजिकल बैरियर मतलब जिसको हम छू सकें, ठीक है, जिसको हम देख सके, जो फील होता हो, जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन दिखता है। केमिकल बैरियर जो कि बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं या निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, उसमें कुछ खास पदार्थ के प्रकार के रसायन पाई जाती हैं साथियों, जिससे क्या होती है कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला हमारा है जो वो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आता है, जब फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म साथियों जब फेल हो जाती है तो क्या करते हैं, हमारा सेकेंड लाइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। जिसमें पहला आता है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होती हैं कि ये जो होती हैं इंगल्फिंग पैथोजन को इंगल्फ कर जाती है और डैमेज करती हैं किनको, टिश्यू को और सेल को डेड कर देती है। ठीक है, इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज, इसमें के आते हैं। इसके एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज। साथियों ये न्यूट्रो का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बी आता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स जो होती है, देखिए हमारे सब ब्लड सेल्स हैं, इसिनोफिल्स ब्लड सेल है। क्या होती है कि जब व्हेन मे ग्रुप्स आर बिग बायोसाइट्स मतलब अनएबल टू डाइजेस्ट फिल्स सिक्रेट एंजाइम डिस्ट्रॉयड पैथोजेंस, यानी कि जब हमारा जो और भी जो ग्रुप है वो काम करना बंद कर देता है तो हमारा इसिनोफिल सेल क्या होता है, वो एक्ट करता है और क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है और क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, किसको, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। अगला है हमारा नेचुरल किलर प्रोटीन यानी कि NK, ठीक है, नेचुरल किलर प्रोटीन्स। इसमें क्या होती है, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन होती है, प्रोटीन इंटरफेरॉन होती है जो कि अट्रैक्ट करती है, न्यूट्रो किलर प्रोटीन होती है जो कि किल करती है इन्फेक्शन को किल करती है और वायरस को किल करती है। अगला जो है हमारा कंप्लीमेंट्री सिस्टम क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है पैथोजेंस को बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स का। ठीक है साथियों, जब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होती है वो भी क्या करती हैं, पैथोजेनिक सेल को क्या करती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा फीवर। देखिए फीवर एक कोई बीमारी नहीं है साथियों, फीवर एक प्रकार का साइन सिम्टम्स है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर, रूबर करके पढ़ा होगा, रोबर, डामर, कोलर ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, जो कि हमारा है कार्डिनल साइन ऑफ इन्फेक्शन। कार्डिनल साइन ऑफ इन्फेक्शन आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फेक्शन आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, जिसमें क्या होता है, फीवर होता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने से, किससे, बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। अब जो आता है हमारा थर्ड लाइन डिफेंस। थर्ड लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जब क्या होता है कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जब फेल कर जाती है तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आता है साथियों, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी को और इम्यून सिस्टम इसमें इंक्लूड होती हैं और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है साथियों, अब टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं यहाँ पे यूजफुल होते हैं। पहले तो सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में जो होते हैं T टाइप के सेल पाए जाते हैं जो साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, T टाइप के सेल, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो मीडिएटेड होती है बीटा टाइप के सेल क्या, और बीटा टाइप का सेल जो होता है वो कहाँ मैच्योर होता है, बोन मैरो में मैच्योर होता है। और T टाइप का जो मैच्योर सेल होता है वो थाइमस में मैच्योर होता है, और बी टाइप का जो सेल होता है वो कहाँ, बोन मैरो में मैच्योर होता है। ठीक है साथियों, ये बीटा जो होती हैं वो सेल प्रोटीन से बनती हैं, सेल प्रोटीन से आराम से एक सीटी दे दीजिए, बंद कर देंगे।
बीटा टाइप का जो सेल होता है वो सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, ठीक है साथियों। और जो टू टाइप्स ऑफ सेल जो होता है रेगुलेट करता है, एक तो हेल्पर सेल होता है, एक तो साइटोटॉक्सिक सेल होता है। हेल्पर सेल जो होता है उसमें क्या दो टाइप के सेल होते हैं साथियों। आपने हेल्पर सेल के बारे में और साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में पढ़ा होगा। CD4 सेल, जब आपने HIV के बारे में जब आप पढ़ते हो उस समय आपको पता चलता है CD4 सेल के बारे में। ये क्या होता है कि हेल्पर सेल जो होता है ऑल्सो नोन एज CD4 सेल या T4 सेल, ठीक है। T4 सेल जो होता है वो एक्टिवेट करता है B और T सेल इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और माइक्रोफेज और इन्फ्लामेशंस को भी एक्टिवेट करता है। अगला जो होता है साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल क्या होते हैं, ये मेन सेल होते हैं जो कि किल करते हैं किसको, माइक्रोफेज को और इन्फ्लामेशंस को किल करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। IG इसका सिंबल होता है, IG सिंबल होता है, ये ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या क्या होती है साथियों, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं साथियों ये क्या होती हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन होती है। टेट्रापेप्टाइड चेन का मतलब ये 4 तरीके के चेन से बनी होती हैं। इसमें 2 हेवी चेन होते हैं जिसका 5000 डाल्टन मॉलिक्यूल वेट होता है साथियों, ठीक है साथियों। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं कंसिस्ट करती हैं 3 से 4% टोटल सीरम प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद क्या होती हैं, ये 5 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जिसको हम गेमडे फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE गेमडे फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। GAAMDE गेमडे फॉर्मूले से हम इसको GAMDE गेमडे फॉर्मूले से इसको याद कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स साथियों, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है, इसमें दो तरीके की चेन होती हैं। एक तो हेवी चेन होती है, एक क्या होती है साथियों, एक लाइट चेन होती हैं। 2 तरीके की चेन हो गई इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। कौन कौन टाइप की साथियों, एक तो हेवी चेन और एक लाइट चेन। और ये जो हेवी और लाइट चेन का जो माजरा है ना साथियों, ये किसके द्वारा बॉन्ड होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो चेन होती हैं वो किस तरीके के किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। साथियों आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ये किस तरीके की बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है। तो अपन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो साथियों इसमें क्या होती हैं कि लाइट चेन और क्या होती हैं साथियों, लाइट चेन भी होती हैं और क्या होती हैं, हेवी चेन भी होती है, ठीक है साथियों। तो जो बड़ा वाला ये दिख रहा है ये क्या होती हैं, हेवी चेन होती है। क्या होती हैं, हेवी चेन। ये क्या होती है, बड़ा वाला होती है। इसके PDF के लिए आप चिंता मत करिए, PDF इसके साथ ही मैं चिपका दूंगा, ठीक है साथियों। ये क्या होती है, हेवी चेन होती है, ठीक है साथियों। और ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है आपको 2 तरफ, ये क्या होती हैं, ये लाइट चेन होती हैं, ठीक है साथियों। और ये जो ऊपर का जो दो इसका मुंह दिख रहा है, 2 मुख दिख रहा है, इसका ओपनिंग दिख रहा है, ये क्या होती हैं, एंटीजेन बाइंडिंग सरफेस होती है। क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग सरफेस, या इसको एन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं C टर्मिनल। क्या कहते हैं साथियों, इसको C टर्मिनल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, C टर्मिनल इसको कहते हैं। पेन कहाँ गया, C टर्मिनल इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, एन टर्मिनल ऊपर वाले को कहते हैं, ठीक है साथियों, ठीक है। और इसके जो ये पार्ट होते हैं, ये लाइट चेन हो गया छोटा वाला, और बड़ा वाला क्या हो गया, हेवी चेन हो गया, ठीक है साथियों। तो ये हमारा हो गया एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन होती हैं, एन टर्मिनल होती हैं, C टर्मिनल होती हैं, और एंटीजन बाइंडिंग सरफेस क्या होती हैं, सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है साथियों। इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा। अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में, जो हमने गेमडे फॉर्मूले से याद किया था एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में। पहला जो हमारा आता है IgG। क्या आता है हमारा पहला, IgG। ये क्या होती हैं, मोस्ट अबंडेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं, मोस्ट अबंडेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फाइट करती हैं किसके साथ, फाइट करती हैं बैक्टीरिया के साथ और वायरल इन्फेक्शन के साथ ये फाइट करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं IgG के बारे में साथियों। तो IgG क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है, मतलब टोटल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ का 80% जो होता है, 80% जो होती है वो क्या कौन सा बनाती है, IgG बनाती है, ठीक है। और ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, प्लासेंटा को क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, और फिटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है साथियों। अब अगला जो बात करते हैं IgA के बारे में, गेमडे का A क्या, IgA क्या होता है साथियों, IgA जो होता है वो
पाया जाता है बॉडी के सिक्रीशन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बॉडी के सिक्रीशन में पाया जाता है, जैसे कि स्वेट में, टीयर में, म्यूकस में और सलाइवा में पाया जाता है। साथ ही साथ ये ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। क्या होती है? ब्रेस्ट मिल्क, मदर का जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो निकलता है या ट्रांजिशनल मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, मदर मिल्क में ये पाई जाती है। ठीक है साथियों, और क्या होती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रेंट जीआई ट्रैक में, सलाइवा में, टीयर में पाई जाती हैं और हेल्प करती है पैथोजन को और एंट्री ऑफ द बॉडी को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला जो हमारा है आईजीएम। साथियों आईजीएम जो है वो है पेंटा। ये क्या होती है? ये माइनर मॉलिक्यूल, मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल होता है आईजीएम। ये क्या होती है? लार्ज एंटीबॉडी होती हैं जो कि करती हैं पहला रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के। ठीक है साथियों, और ये इफेक्टिव होती हैं एगुलेटिंग के टाइम में, मतलब क्लम्पिंग टुगेदर पैथोजेंस के साथ क्लम्प करके ये करती हैं, मतलब अपना इफेक्ट को शो करती हैं और ये प्राइमरी यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड यही करती हैं। ठीक है, और जब इंक्रीज हो जाता है इंडिकेशन का करंट इन्फेक्शन का, तब ये इंडिकेट करती है। आईजीडी क्या करती हैं? ये प्राइमरली जो फंक्शन करती हैं एज अ रिसेप्टर ऑन बीटा सेल पे करती हैं और ये किसी भी एंटीजन के साथ एक्सपोज नहीं होती हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है और सेंसिटिविटी का मतलब तो आप समझते ही हो। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब, हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव। जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ही एक्सेसिव टाइप की रिएक्शन को शो करने लगते हैं, उसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? एक्सेसिव रिएक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम लीडिंग टू टिश्यू डैमेज एंड डेथ। ये टिश्यू डैमेज और डेथ तक क्या होती है? पहुंच जाती है। क्या? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? अगला डेफिनेशन है एबनॉर्मल एंड एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एंटीजन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। क्या होती है? एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होती है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स होती है, किसकी वजह से? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, मतलब बाहर के और अंदर की एंटीजन की वजह से, जो कि टिश्यू डैमेज को कॉज करती हैं और ये डेथ तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? अनडिजायरेबल रिएक्शन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एलर्जेंस और ऑटो इम्यूनिटी भी इसमें इंक्लूड होता है साथियों। अब आते हैं दो तरीके की ये डोज होती है, एक तो होती है सेंटेसाइजिंग डोज और एक होता है शॉकिंग डोज। जब क्या होता है? फर्स्ट टाइम एंटीजन एंटर करती है बॉडी में, उसको सेंसिटाइजिंग डोज कहते हैं, और जब अगेन सेम टाइप की एंटीजन जब बॉडी में एंटर करती हैं और क्रिएट करती हैं एबनॉर्मल रिएक्शन को, उसको हम शॉकिंग डोज कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप्स कितने होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक तो बेस्ड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में क्या होता है? इमीडिएट और क्या होता है? डिलेड होती है। इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट क्या होती है? विद इन घंटों में हो जाता है, विद इन 1 घंटे, विद इन 1.5 घंटे में होने लगता है। लेकिन जो डिलेड वाला होता है साथियों, डिलेड वाला के लिए एटलीस्ट कितने टाइम चाहिए डिलेड वाले के लिए साथियों? डिलेड वाले के लिए 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक इसके लिए इसको चाहिए। ठीक है साथियों, अगला जो है आता है अपना जो इमीडिएट जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से होती है, और जो डिलेड वाली जो होती है वो टी सेल की वजह से होती है। किस सेल की वजह से होती है साथियों? टी सेल की वजह से। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है पेपर में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिफाइन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड डिफरेंशिएट्स गिव द डिफरेंस बिटवीन द डिलेड और इमीडिएट, या टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक और टाइप्स हैं, कुछ साइंटिस्ट ने इस टाइप को दिया था। टाइप कौन कौन सा है साथियों? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। कितने टाइप की साथियों? टाइप रोमन में आपको लिखना है टाइप 1 से लेके टाइप कितने तक? टाइप 4 तक होती हैं। क्या होती हैं? टाइप 4 तक क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। अब टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं साथियों। टाइप फर्स्ट क्या होती है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो IgE मीडिएटेड होती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड क्या होती हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। ये क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। क्या होती हैं? फास्ट रिस्पॉन्ड करती हैं। क्या होती हैं? फास्ट रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, ये मिनटों में बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल है इसका अस्थमा।
अस्थमा जो है इसका एग्जाम्पल है, अस्थमा इसका एग्जाम्पल है एलर्जी की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो एनाफाइलेक्सिस जो होता है, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी का कौन सा का IgE का टाइप है, जो कि इमीडिएट में अंतर्गत आती है। अब हम अगला पढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो है साथियों, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन की वजह से होता है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। और इसको मतलब और भी कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। साथियों आप लिखते भी रहें एंटीबॉडी, इसको सलमान खान की मूवी के जैसे नहीं देखना है, बिल्कुल लेक्चर को केयरफुली अटेंटिव तरीके से अटेंड करना है। इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें IG जो होता है IgM मीडिएटेड होता है, ठीक है साथियों, IgG और IgM मीडिएटेड होता है, ठीक है साथियों। ये इस टाइप के। और इसके एग्जाम्पल जो है साथियों वो माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक कौन सा सिस्टम है साथियों, ये नर्वस सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MI यानी कि मैस्थेनिया ग्रेविस, MG मैस्थेनिया ग्रेविस की वजह से होता है। और ठीक है, और ग्रेव डिजीज जो होता है उसको भी वो टाइप 2 की वजह से होता है, ठीक है साथियों। अब अगला जो हमारा कौन सा आता है, अगला जो हमारा जो रिएक्शन आती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थर्ड। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थर्ड जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है साथियों। टाइप थर्ड के बारे में बात करेंगे। टाइप थर्ड जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जिसमें IgG प्लस एंटीजन मिलकर बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिपोजिट कर देती हैं और इसको बनाती हैं, ठीक है साथियों। इसके जो एग्जाम्पल है वो इसके एग्जाम्पल जो है वो सिस्टेमिक ल्यूपस अर्थोमेटस है। सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थोमेटस जो है वो IG जो टाइप 3 टाइप के रिएक्शन की वजह से होती है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनियाइटिस, या ठीक है, या फार्मर्स लंग्स जो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने को मिलेगा, या ठीक है इस पर, या रूमेटिक अर्थराइटिस जो डिजीज होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थर्ड की वजह से होती है। अब आते हैं टाइप 4 के बारे में बात करते हैं। साथियों आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2-2 3-3 पॉइंट आप लिखेंगे ना तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। टाइप 4 जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये क्या करती हैं, सेल मीडिएटेड होती हैं। क्या होती हैं, सेल मीडिएटेड होती हैं, और ये आती हैं डिलेड टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, जो कि 48 से 72 घंटे में होती हैं, और इसमें नॉन एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं। इसके एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन टेस्ट, मोन्टॉक्स टेस्ट। इसमें आपको मोन्टेक्स टेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है, वो 24 से 48 घंटे के बीच में उसका रिस्पॉन्स आता है। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। आज हमने बात किया साथियों इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को वीडियो देखने के लिए।